वो जिक्र कर रहे थे और अपनी कोशिशों को कैसे वो आगे बढ़ा रहे हैं इस बात पर भी उन्होंने फोकस किया। नयनपाल जी मंच पर आ चुके हैं। रवि खत्री साहब प्रेसिडेंट हैं लघु उद्योग भारती फरीदाबाद के। खत्री साहब आप भी मंच पर आए। मयंक गोयल साहब एमडी शार्प कोटिंग प्राइवेट लिमिटेड, मयंक जी आप भी मंच पर आए। और रोहित रुंगटा जो कि उद्योगपति हैं, रोहित जी आप भी मंच पर आए। सोनल ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया अतुल जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में। तो देखिए, लगातार बजट से पहले चर्चा हम जी तो बजट से क्या उम्मीदें, हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं और बजट से पहले बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हर वर्ग की राय जानना। और हम चाहते हैं कि सरकार के नुमाइंदे जिस तरीके से हमारे बीच में हैं, ये बात सरकार तक भी पहुंचे। और देखिए, बात चलेगी तो फिर दूर तक जानी चाहिए। नयनपाल रावत जी, पहला सवाल आपसे ही मैं लूँगी। देखिए, पिछले सेशन में भी हमने जिस तरीके से चर्चा की और आपने अलग अलग सेक्टर्स को अपनी तरीके से आश्वासन भी दिए, लेकिन एक अहम सवाल सर आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि बजट से उम्मीदें बहुत होती हैं, बजट में एक्सपेंडिचर अलग अलग सेक्टर्स को बांटा जाता है, लेकिन रेवेन्यू जनरेशन पर बात कम होती है। रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट होगा, ये एक बहुत अहम सवाल बन जाता है इस बीच। माइक ले लीजिए सर। रेवेन्यू जनरेट जो होता है वो सरकार की पॉलिसी पर ही निर्भर करता है कि भाई किस प्रकार से इसको जनरेट करें। और निश्चित तौर पर बजट जब, क्योंकि ये एक साल का जो ना लेखा जोखा तैयार किया जाता है, पूरा बजट तैयार किया जाता है कि किस चीज़ पर क्या क्या चीज़ जो हमें करना है, कैसे किन चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर पहले भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, और क्योंकि ये अब की बार जो दूसरी बार अब इस साल जो ये सरकार जो बनी है दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उसका दूसरा बजट वो एज ए वित्त मंत्री जो है ना पेश करेंगे। और पहले भी, क्योंकि लगभग 6 साल में मैंने बताया था पहले भी कि बहुत सारी चीज़ें उभर कर आई हैं, बहुत सारी सुविधाएं पैदा हुई हैं, बहुत सारी तरक्की मैं समझता हूँ इस प्रदेश ने की है। तो निश्चित तौर पर ये जो बजट होगा ये भी एक तरक्की वाला बजट होगा हर क्षेत्र के लिए, चाहे वो किसानों के लिए, चाहे अपने हेल्थ के लिए, चाहे शिक्षा के लिए, और बहुत सारी चीज़ें जो ना इसमें जो ना मिलने वाली हैं। और निश्चित तौर पर जो जनरेट करने का जो जिम्मेवारी है वो सरकार की है। सरकार के माध्यम से किस तरह होगा वो बताएंगे। बिल्कुल, चलिए, उम्मीद हम यही करते हैं कि अच्छा बजट आए और अच्छे तरीके से उसका जो एग्जीक्यूशन है वो होना चाहिए। हमारे साथ रवि खत्री प्रेसिडेंट हैं लघु उद्योग भारती के। रवि खत्री जी, बहुत अहम हो जाता है आपका जो सेक्टर है लघु उद्योग जो है, जिस पर हम पिछले सेशन में भी बहुत चर्चा कर रहे थे कि देखिए, कोरोना काल के बाद सीधे सीधे हम उद्योगों को इससे अछूता नहीं मान सकते हैं। उद्योगों को बहुत हद तक प्रभावित किया है कोरोना ने, और सबसे ज़्यादा जो लघु उद्योग है उस पर मार कहीं ना कहीं पड़ी है। अब बजट आ रहा है सर, किस तरीके से देख रहे हैं? धन्यवाद। पहले तो जो आपने अभी पहला प्रश्न पूछा था नयनपाल जी से, मेरे मन का प्रश्न था थोड़ा सा पिछले साल का। अभी हम 21-22 के बजट के लिए अपेक्षाएं इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। 20-21 का बजट 28 फरवरी 2020 में आया था और कोरोना वैश्विक महामारी का उस पर कोई असर नहीं था। उसकी 2 बातें मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूं, उसके बाद चर्चा आगे शुरू करना चाहूँगा। उसमें जो बजट एस्टिमेट्स रेवेन्यू के लिए किए गए थे, 1,22,000 करोड़ के रिसिप्ट्स का एक एस्टिमेट किया गया था। और उसमें से जो रेवेन्यू की जो बात आपने की, उसका एस्टिमेट 90,000 करोड़ का था जी, 1,22,000 करोड़ में से। और उस 90,000 करोड़ के रेवेन्यू का जो एक अनुमान था, उसमें से 60,000 करोड़ का रेवेन्यू टैक्स के माध्यम से और 30,000 करोड़ का रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू के माध्यम से, ऐसा अनुमान और अपेक्षा पिछले साल की गई थी। जी जी। जैसा कि टैक्स रेवेन्यू में बता दूं, जीएसटी, वैट, स्टेट एक्साइज,
स्टैंप ड्यूटी वगैरह वगैरह। जी। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में केंद्र सरकार की कोई योजना, उससे कोई मदद, एड, ग्रांट, उस तरीके का। अभी 2 सत्र जो पहले चले उनमें भी अपेक्षाएं रखी गई हैं, और मंत्री जी भी थे और नयनपाल जी भी हैं, और इन्होंने उन अपेक्षाओं का कुछ निवारण करने की कोशिश की है। कोशिश की है। मैं एक बात ध्यान दिलवाना चाहता हूं, जितनी चादर होगी पैर तो उतने ही फैला पाएंगे। मैं 5 फुट 8 इंच का हूं, 68 इंच का। अगर 78 इंच की चादर होगी फिर तो मैं पूरा उसमें समा पाऊंगा। अगर चादर ही 60 इंच की होगी तो 68 इंच के रवि भूषण खत्री को क्या करना पड़ेगा? या पैर सिकोड़ने पड़ेंगे, या सिर दुबकाना पड़ेगा, और नहीं तो कोई न कोई भाग अनढका रह जाएगा। और तीसरा विकल्प कि मैं चादर बड़ी करने की कोशिश करूं। अब ये जो 90,000 करोड़ के रेवेन्यू का अनुमान पिछले बजट में लगाया गया, जिसमें कोरोना महामारी का कोई असर नहीं था, उसमें से खर्चे का भी लेखा जोखा बजट में पेश किया जाता है, अभी भी किया जाएगा। और वो जो किया गया, एक कुछ हैं कमिटेड एक्सपेंस जिनको कोई भी सरकार घटा नहीं सकती, जैसे कि पूरी सरकारी मशीनरी की सैलरीज, जो रिटायर हो गए उनकी पेंशन, और जो पीछे की सरकारों ने कुछ लोन लिए हैं जी। उनके ऊपर ब्याज की अदायगी। ये तो कमिटेड एक्सपेंस हैं। अब 90,000 करोड़ के रेवेन्यू के अनुमान के सामने कमिटेड एक्सपेंस थे पिछले वर्ष 54,150 करोड़, यानी कि लगभग 60%। तो सरकार के पास जो चादर बची जिसमें पैर फैलाने हैं वो 40% या लगभग 36,000 करोड़, और पूरा हरियाणा प्रदेश, 22 ज़िले, और विकास या खर्च करने की मदें जी। जिनमें एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, पावर, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, और पिछले बजट में उद्योग को भी 498 करोड़ एलोकेट हुए थे। 90,000 करोड़ में से उद्योगों के लिए 498 करोड़ हुए थे। तो इसलिए जो अपेक्षाएं हम रखें, पीछे लोगों ने कई अपेक्षाएं की हैं प्रदर्शित, तो मेरा निवेदन ये है, क्योंकि अपनी ही सरकार है, कोई पराई नहीं है, चादर देखें और उसके हिसाब से पैर फैलाने की हम कोशिश करें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे उदाहरण के बाद अभी अपेक्षाएं आप, मैं नहीं बता रहा, बिल्कुल ठीक कह रहे रवि खत्री जी। अब देखना ये होगा कि जब बजट आएगा तो वो चादर कैसे फैलाई जाती है, वो सरकार को अब सोचना पड़ेगा उसको लेकर। इसी चादर में अपेक्षाएं क्या हैं वो अभी हैं। आप दूसरे चक्र जी, मयंक गोयल हैं, एमडी हैं शार्प कोटिंग प्राइवेट लिमिटेड के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक जी, आप अपने सेक्टर को इस वक्त कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि कोरोना काल को हम इससे अछूता नहीं कर सकते हैं। जो बजट आ रहा है इसमें कोरोना काल में जो कुछ विपदाएं आई हैं, जो चैलेंजेस हमारे बीच में आए, नो डाउट इस चैलेंजेस के बीच में हमने बहुत सारे रिनोवेशंस भी किए हैं। और ऐसे में आप क्या देखते हैं कि आप अपने सेक्टर को कहाँ देख रहे हैं, बजट के लिहाज से उसमें क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन पूछा था नयनपाल रावत जी से, मैं वहाँ से शुरुआत करना चाहूँगा। आपने बात करी थी रेवेन्यू जनरेशन की, तो हम बात तो कर रहे हैं कि हमें रेवेन्यू यूज़ कहाँ करना है। जैसे खत्री सर ने बोला कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाने चाहिए, तो हम चादर बड़ी भी कर सकते हैं जी। हम उसके बारे में क्यों ना डिस्कशन करें। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी,
वो काफ़ी सेंसिटिव डिसीजंस लेने के लिए माने जाते हैं। उन्होंने आर्टिकल 370 जैसा डिसीजन भी लिया हुआ है, डिमोनेटाइजेशन जैसा डिसीजन लिया हुआ है। तो उनके लिए रेवेन्यू जनरेट और कैसे हो सकता है इसके बारे में भी सोचने का उनके पास भरपूर नॉलेज भी है, एक्सपर्ट्स भी हैं। तो मेरी एक राय है, हालांकि इसके बारे में चर्चा कम होती है लेकिन होती है, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन करें तो जो भी टैक्स पेयर्स का पैसा है जो कि इलेक्शंस में काफ़ी कंज्यूम होता है, उससे रेवेन्यू बढ़ेगा, देश का रेवेन्यू बढ़ेगा। इस बार स्टेट्स को भी रेवेन्यू ज़्यादा दिया गया है सेंट्रल बजट में, तो स्टेट्स के पास रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, तो इससे हमारी रेवेन्यू जनरेशन भी होगी और एक हमारी चादर भी बढ़ेगी। अब मैं आता हूँ आपके प्रश्न पे जो आपने पूछा, कोरोना काल के बाद आप अपनी इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं। कोरोना काल के बाद जितना एक्सपेक्टेड था उससे शायद 1000 फोल्ड्स तरक्की हुई है इंडस्ट्रीज़ में। उसका कारण ये भी है कि सरकार ने जो इंडस्ट्रीज़ को बूम दिया है, जो फैसिलिटीज़ दी हैं, उससे जो लोगों का बैंक का लोन भी डिले करने का प्रावधान दिया है, उसमें लोगों के पास इस टाइम लिक्विडिटी जस्ट आफ्टर कोरोना थी, तो वो अपने बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर पा रहे थे, तो उसकी वजह से ये बूम है। बट अगर मैं बात करता हूँ इस क्वार्टर की, फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स, तो यहाँ से थोड़ा सा रॉ मटेरियल प्राइसिंग को लेकर इश्यूज चल रहे हैं, पूरे इंडिया में ही चल रहे हैं। रीजंस इसके चाहे ये है कि इंपोर्ट ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम है, वो गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। अगर इस पे रोक लग जाती है तो मेरा ऐसा मानना है कि और इंडस्ट्री ग्रो करेगी, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे फरीदाबाद स्पेशली जो इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी माना जाता है, और यूथ काफ़ी आ रहा है फरीदाबाद में। तो मेरा मानना है कि कोरोना के बाद इम्प्रूवमेंट के चांसेस काफ़ी हैं। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए अच्छी बात है ये, अगर एक अच्छी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रखी जाती है, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा है कि हमने बहुत सारे चैलेंजेस के बीच में, बहुत सारी चुनौतियों के बीच में कुछ ऐसा भी पाया है जो कहीं ना कहीं हम सोच नहीं सकते थे कि ये चीज़ें भी हमारे भीतर हैं। अगर हम इंडस्ट्रीज़ की भी बात करें तो रोहित रुंगटा उद्योगपति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जी, जिस तरीके से अभी बात हुई है बजट में, किस तरीके से ये अपने सेक्टर को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उद्योगों के लिहाज से क्या ज़रूरतें इस वक्त हैं, और जो सरकार दावा कर रही है लगातार, नयनपाल रावत जी हमारे बीच हैं, लगातार आश्वासन दे रहे हैं उद्योगपतियों को, तो आप किस तरीके से देखते हैं इसको पिछले बजट की तुलना में इस बार में? क्या लगता है आपको, अगर आप कंपैरिजन करें तो किस लिहाज से देखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इंडिया न्यूज़ चैनल का, जिन्होंने बजट अधिवेशन के माध्यम से आज हम लोगों की बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करी है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार और उद्योग जगत दोनों का बहुत ही गहरा संबंध चलता रहा है और आगे भी चलेगा। उद्योग जगत चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उद्योग जगत हमेशा सरकार के साथ चलता आ रहा है और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेगा। मगर हमें समझने की बात यह है कि जब हम दोनों को साथ में लेके चलते हैं, आज हम रेवेन्यूज़ की अगर हम बात करें तो उद्योग जगत, जीएसडीपी की अगर हम बात करें, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि हरियाणा का हम कहते हैं, आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा हरियाणा का 27% रेवेन्यू सरकार को देता है। अगर हम उसमें सर्विस सेक्टर को और जोड़ दें तो इट काउंट्स टू 51%। अगर इतना मेजर पोर्शन अगर उद्योग जगत सरकार को रेवेन्यू के रूप में दे रहा है, तो उद्योग जगत की उम्मीदें भी सरकार से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब अगर इसमें मैं और आगे आऊं तो सरकार ने काफ़ी प्रावधान किए हैं उद्योग जगत के लिए। पिछले बजट की अगर मैं बात करूं तो पिछले बजट में उद्योग जगत को सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। हालांकि सरकार ने उस समय रूरल डेवलपमेंट सेक्टर को काफ़ी फोकस्ड किया। मुझे याद है 6,294 करोड़ रुपए सरकार ने पिछले बजट में रूरल सेक्टर को दिए। और अगर हम आगे बढ़े तो सरकार ने हेल्थ और मेडिकल सेक्टर में भी 5,300 करोड़ रुपए दिए, और एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स सेक्टर को सरकार ने 19,000 करोड़ रुपए दिए। अब अगर हम उद्योग जगत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो इतना बड़ा प्रावधान जहां सरकार इतने सारे सेक्टर्स में कर रही है, वहीं सरकार ने पिछले बजट में सिर्फ 349 करोड़ रुपए इंडस्ट्री सेक्टर को दिए। अब
जब सरकार रेवेन्यू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से 27% उम्मीद करती है, और अगर जीएसटी की अगर हम बात करें, अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें, बाकी टैक्स रिफॉर्म्स की, एक्साइज रिफॉर्म्स की बात करें, तो तकरीबन 7,000 करोड़ का एक्साइज रिफॉर्म्स सरकार को हमारे माध्यम से मिलता है। टैक्स पेयर्स भी हम लोग हैं। हम ये चाहेंगे कि इस साल का बजट हरियाणा सरकार बहुत सोच समझ के इंडस्ट्री के लिए बनाए, क्योंकि आज हम लोग सब एक ही माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, और वो ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना पूरे भारत को दिखाया है, और वो सपना है मेक इन इंडिया का सपना, आत्मनिर्भर भारत का सपना। अब मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को करने के लिए हमें अपने भारत देश में, हमें अपने हरियाणा प्रदेश में एक इंडस्ट्री जगत को एक महत्व देना पड़ेगा। अगर हम वो नहीं देंगे तो आज हम इस सपने को साकार नहीं कर पाएंगे। तो मैं इस माध्यम से चाहूँगा कि सरकार जो है हमारे इंडस्ट्री के इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा बजट प्रवेश करें जिसमें हमारे उद्योग जगत को एक लगे कि हम उद्योग जगत और सरकार साथ साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल मयंक गोयल जी, नयनपाल रावत जी आपकी बात सुन रहे हैं बहुत गंभीरता के साथ, और अब देखना ये होगा कि अब बजट का पिटारा जब खुलेगा तो फिर उद्योगपतियों के हाथ क्या आता है। मेरे सहयोगी देवेंद्र कौशिक जनता के बीच में हैं और लोगों से कुछ सवाल लेना चाह रहे हैं। जो भी हमारे मेहमान इस सत्र में हमारे साथ हैं उनसे सवाल करना चाह रहे हैं। देवेंद्र। बिल्कुल, देखिए, जो चूंकि सोनल बजट अधिवेशन चल रहा है और ऐसे बजट अधिवेशन के बीच में और कई तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, आपका क्या सवाल है, क्या किससे सवाल है आपका? मेरा सवाल नयनपाल जी से है। मेरा सवाल ये कि अभी सरकार ने जो 75% निजी क्षेत्र में आरक्षण किया है, तो उससे जो प्रभाव पड़ेगा जो हरियाणा में उद्योगों पर, उस पर आपकी क्या राय है और सरकार उस पर क्या करने जा रही है आगे? देखिए, ये मैंने पहले भी अभी पिछले सत्र में बताया था कि कामिदा बंदा, लायक वर्कर हर किसी फैक्ट्री मालिक को चाहिए, हर किसी व्यक्ति को चाहिए, चाहे वो उद्योगपति है चाहे वो नॉन उद्योगपति है। और उसमें जो टेक्निकल बंदा होगा, उस टेक्निकल बंदे पर मैं समझता हूँ कि ये रूल लागू ना हो, क्योंकि टेक्निकल बंदा अगर आपको सूट करता है, और क्योंकि चाहे वो लेबर क्लास हो, चाहे वो आपके और किसी तरह का सहयोगी कर्मचारी हो, उसके तौर पर जो ये जो ना इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर नॉन टेक्निकल बंदे को और अगर हम भर्ती कर लेंगे या फैक्ट्री में या किसी अन्य जगह पर, तो मैं समझता हूँ फैक्ट्री नहीं चल पाएगी। लेकिन जो सरकार है उन्होंने सोच समझकर ये कानून बनाया है, क्योंकि अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो आने वाले वक्त में पता लगेगा। फिलहाल तो मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चा टेक्निकल ना हो उस पर ये रूल 75% लागू हो। जी बिल्कुल सोनल, देखिए, एक सवाल और ले लेते हैं, चूंकि नयनपाल जी बैठे हैं वहाँ और बजट की बात चल रही है। आपका क्या कहना है और क्या उम्मीद है इस बजट से, और सवाल किससे है? पहले मैं अपने बारे में बता दूं, प्रदीप बंसल, मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है। अभी तक डिस्कशन में बहुत सारे पैनलिस्ट आए हैं और सभी की चर्चा खाली बजट के, उद्योग के रिगार्डिंग रही है। मैं क्योंकि पब्लिक जुड़ा हुआ हूँ, पब्लिक के भी कुछ मुद्दे हैं जो इस बजट में और सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो हमारे दूसरे विधायक माननीय नरेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। दोनों विधायक बंधुओं से मेरा ये निवेदन है, 3 विषय में मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक तो हमारे पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में ही वैसे प्रॉब्लम है, ये खाद्य पदार्थों में मिलावट एक आम प्रॉब्लम है। उसके लिए मेरा सुझाव है सरकार से कि हर डिस्ट्रिक्ट में मोबाइल टेस्ट लैब शुरू की जाएँ, स्टेट डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन के हिसाब से। कि ज़्यादा पॉपुलेशन है ज़्यादा कर सकते हैं, कम तो एक वैन तो कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में रहनी चाहिए। अगला सवाल क्या है आपका? दूसरा सवाल, हमारे हरियाणा में जो गवर्नमेंट स्कूल्स की जो पढ़ाई का स्तर है वो बहुत गिरा हुआ है इस टाइम, और अक्सर फिर लोग भागते हैं प्राइवेट स्कूलों की तरफ। एक होड़ लगी है, मैं जब फरीदाबाद का एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, DPS MVN के लिए लोग लाइन लगा खड़े होते हैं। क्यों नहीं सरकार हर डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 मॉडल स्कूल ऐसे स्थापित करे जिससे कि लोग उन मॉडल स्कूल्स में जाने के लिए लाइन लगा खड़े हों, बजाय कि प्राइवेट स्कूल जाने के लिए। तीसरा सवाल क्या है? जिससे कि हमारे स्तर सुधर सके। और तीसरा सवाल मेरा है कि हरियाणा के बहुत सारे जिलों में तो सिटी बस शुरू हो चुकी हैं, मगर सभी जिलों में शुरू हो चुकी हैं, बट हर जिले में अभी सिटी बस नहीं है। तो हर जिले में सिटी बस शुरू की जाए ताकि लोगों की डिपेंडेंसी जो ऑटो हैं
ऑटो भी मेन रूट पे चलते हैं, अंदर रिमोट में, अंदर जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ नहीं जाते हैं, तो लोगों को एक बसों की सुविधा मिल सके और यातायात का पूरा साधन हमारे को मिल पाए। नैनपाल जी। देखिए, जहाँ तक शिक्षा की बात है, जो 2020 की शिक्षा की नीति है उसमें सैनिक स्कूल से लेकर मॉडल स्कूल से लेकर और बहुत सारे बदलाव शिक्षा की नीति में किए हैं, वो जल्दी आपके सामने आ जाएंगे। जो 2020 की पॉलिसी बनाई है केंद्र ने भी और स्टेट ने भी, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आपको शिक्षा के लिए मिलेगा। और कई सारे स्कूल ऐसे भी होंगे जो बैगलेस, जिसमें शायद 3rd तक का या कितने तक का बच्चा बैगलेस जो पढ़ने जाएगा, बैग नहीं लेके जाएगा। और निश्चित तौर पर स्कूलों की व्यवस्था बहुत जल्दी सुधर जाएगी, सुधरी भी है। और मैं बताऊं आपको कि इसके लिए हम सबको भी पेन लेना होगा। मैं आपको बताऊं कि मेरे अभी 2 भतीजी और एक भतीजा, मेरे बड़े भाई के बच्चे, उन तीनों को टैगोर स्कूल पलवल से निकाल करके असावटी मेरा गांव पड़ता है, उस स्कूल में सरकारी में एडमिशन दिला दिया गया है, ताकि इस बात का ध्यान रहे लोगों को कि वो विधायक होते हुए अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रहा है, तो इसकी जिम्मेवारी हमें उठानी पड़ेगी। आप में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेज देगा? तो उसकी जिम्मेवारी हम लोगों की बनती है, हमें भी जब ध्यान देना होगा, क्योंकि शिक्षा पे तभी हमारा ध्यान जाएगा जब हमारे बच्चे वहाँ पर जाएंगे। और इसके अलावा जो इसमें अभी मैंने जो बजट में भी जो मैंने एक क्वेश्चन लगाया है, उसमें जो इसमें आपका पीएन, माली, स्वीपर और एक और शायद कोई चपरासी, इस तरह की 4 जो पोस्ट हैं वो स्कूलों में ज़्यादातर नहीं है। कोई पुराने 1000, 2000, 4000 रुपये के दे देते हैं, उसी से वो जो ना सफाई वाले आते हैं। तो इन 4 जो पोस्ट हैं उसके लिए भी मैंने इसमें बजट में मांगने का प्रावधान रखा है। और रही बात आपकी जो वैन आप कह रहे थे, वो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इन पे ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री लेकिन महोदय नैनपाल रावत जी, देखिए हमने देखा पिछले बजट में सबसे ज्यादा शिक्षा पर फोकस किया गया था। पूरे बजट का अगर मैं गलत नहीं हूं तो आई थिंक 10% जो है वो शिक्षा के लिए था। फिर क्या ऐसे फेल्योर कहाँ से आए? क्यों इस तरीके की स्थिति यहाँ पे पैदा हुई? मैं समझता हूँ कि शिक्षा पे जो बजट है हमारे देश और प्रदेश का सबसे कम होता है। अन्य कंट्रीज में 6% के आसपास जो बजट है वो केवल शिक्षा पे होता है। अभी हम कितना 8% है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम जो अदर कंट्री हैं उनके मुकाबले में हम स्वास्थ्य और शिक्षा पे बहुत कम बजट जो ना रख पा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि शिक्षा पर बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी आप जैसे कह रहे थे कि जनरेट की बात, क्योंकि जैसे हमारे खत्री साहब ने कहा भी जितनी चादर होगी उतनी पैर पसारे जाएंगे। बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन करके, बहुत सारी चीज़ों को जो ना पकड़ के, जिन पे भ्रष्टाचार चल रहा था, टैक्स की चोरी हो रही थी, उन सारे पहलुओं को जो ना सरकार के माध्यम से देखा जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब ये चीज़ें ठीक भी हो जाएं, हर व्यक्ति टैक्स भरने के लिए भी राजी हो जाए, जैसे पैसे निकालने पे और उस पर जो रोक लगाई है, तो निश्चित तौर पर जो टैक्स में भी जो ना फिर उनको रिबेट मिलनी चाहिए कि भाई इस तरह का वो, जिससे बजट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, टैक्स भी बढ़ जाएगा। कुछ लोग हमारे साथ हैं, वो भी सवाल आपसे लेना चाहते हैं। देवेंद्र। बिल्कुल सोनल, देखिए सवाल पूछना चाह रहे हैं जगदीश सहदेव हमारे साथ हैं। क्या सवाल है आपका और किससे सवाल करना चाह रहे हैं? मैं चेयरमैन साहब से छोटा सा एक कि इसमें कोई गवर्नमेंट इस वक्त एक्सपोर्ट में रिबेट देने की क्या प्लानिंग कर रही है, या कुछ पे इस पर चर्चा चल रही है? क्योंकि मेन एक्सपोर्ट जो है, जो आपकी फॉरेन करेंसी आती है, तो यहाँ जितनी फैक्ट्रीज हैं दे एक्सपोर्ट तो करती हैं ना, तो एक्सपोर्ट जो करती हैं उस पर रिबेट क्या इस बार कंसीडर कुछ उम्मीद है होने की? थैंक यू। देखिए, एक्सपोर्ट की बात मुझे नहीं पता कि भाई केंद्र के माध्यम से होती है या हमारे स्टेट के माध्यम से होती है, और एक्सपोर्ट की पॉलिसी भी मुझे जो उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें विषय है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का ही है, चाहे आपको एक्सपोर्ट का, चाहे इम्पोर्ट की बातें उसमें आती हैं, तो चाहे बंदरगाह की बातें आपकी उसमें आए, तो निश्चित तौर पर जो ना एक अच्छा बजट और उद्योगपतियों को ध्यान में रखते हुए बजट जो पेश किया जाए, और उद्योगों को अलग से बजट भी जो है दिया जाए। जैसे अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे, पिछली बार 498 करोड़ जो ना दिया था, ना कि 340 करोड़, 498 दिया था, और मैं समझता हूँ उसको और आगे बढ़ाया जाए। रवि खत्री जी, अब तो कहीं ना कहीं आश्वासन मिल रहे हैं, आपकी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है नैनपाल रावत जी की तरफ से। आश्वासन की में कोई शक नहीं है, पूरा विश्वास है इस सरकार के नेतृत्व पर, उसकी नीयत पर, उसकी नीयत पे कोई परेशानी नहीं है। मैंने जो पहली बार भी बोला था कि चादर का जो आकार है उसकी हमें जानकारी मैंने देने की कोशिश की थी, और उस चादर में
अब सिर्फ देखना ये है कि अगर चादर मेरे शरीर से थोड़ी छोटी है तो या तो चादर बढ़ाई जाए, और चादर बढ़ाने के दो ही तरीके हैं, एक टैक्स रेवेन्यू से और दूसरा उधार या कहीं से ग्रांट मिलने का। टैक्स बढ़ाने का तो कोई भी कभी चाहता नहीं और हम भी नहीं चाहेंगे। दूसरा तरीका यही है कि अगर उद्योग और व्यापार बढ़ोतरी करते हैं तो रेवेन्यू अपने आप से बढ़ता है। तो जितनी ज़्यादा व्यापार में सुगमता होगी और जितना ज़्यादा आधारभूत ढांचा मजबूत होगा तो व्यापार भी और उद्योग भी उन्नति करेंगे और सरकार का राजस्व बढ़ेगा, चादर बढ़ेगी, और उसमें से वो जिसका भी हिस्सा हो, शिक्षा क्षेत्र का हो, चिकित्सा का हो, ट्रांसपोर्ट का हो, बिजली का हो, उनको अपने आप मिलेगा। उसमें लघु उद्योग भारती के नाते से मेरा एक सुझाव है, अब तो 2 विधायक बैठे हैं, नरेंद्र जी भी बैठे हैं और नयनपाल जी भी, और विजय प्रताप जी भी बैठे हैं, विधायक नहीं हैं लेकिन सक्रिय उनका योगदान है फरीदाबाद में, उनके परिवार का। मेरा सुझाव है नरेंद्र जी, इस बार का बजट तो शायद लगभग बन चुका, शायद 10 तारीख को आ रहा है, लेकिन आगे के लिए ये जो रेवेन्यू की बात आई, एक तो है रेवेन्यू और दूसरा रेवेन्यू से भी ज़्यादा सरकार की चिंता है रोजगार, जिसके लिए अभी साथियों ने चिंता प्रकट की। हमें इन दोनों के आधार पे राजस्व के बंटवारे की कोई प्रक्रिया, मैकेनिज्म सरकार के स्तर पे बनानी चाहिए। वो क्या हो सकती है कि भाई जिस ज़िले से जितना रेवेन्यू मिला उसका कुछ प्रतिशत निश्चित किया जाए उस ज़िले के आधारभूत ढांचे के लिए। ठीक है, पहला सुझाव। और दूसरा सुझाव ये है कि जो ज़िला जितना रोजगार दे रहा है, वो उद्योग में दे रहा है, सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में या व्यापार में, तो जितना रोजगार वो दे रहा है उसके अनुरूप उसको रेवेन्यू दिया जाए। मेरे ये दो सुझाव हैं हमारे लघु उद्योग भारती की तरफ से। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपके सुझावों पर अमल किया जाए। रवि खत्री जी, और भी मेहमान हमारे साथ हैं। देखिए समय की कमी है तो छोटा छोटा रिएक्शन मैं सबसे चाहूंगी। तो इनके आधार पर वो जिले में मिले। बजट आ रहा है और टैक्स की लगातार बात हो रही है। पिछले हमने बजट में देखा कि टैक्स में किसी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, बिल्कुल टैक्स स्लैब में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। अब क्या लगता है आपको अभी टैक्स को लेकर अगर हम बात करें? टैक्स जो भी कॉर्पोरेट टैक्स 25% चल रहा है वो ना ज़्यादा है ना कम है। अभी यूके ने टैक्स 19% से बढ़ाकर 25% करा है। जब ऐसी कंट्रीज़ में टैक्स का रेट ऑलमोस्ट सिमिलर है इंडिया से, तो टैक्स रेट में मुझे नहीं लगता कि बदलाव की कोई ज़रूरत भी है। अभी एक बात एजुकेशन के बारे में अभी हो रही थी, जैसे ये भी ये जो रूल आया है 75% एम्प्लॉयमेंट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल का, तो सरकार ने जैसे ये इंडस्ट्री पे थोपा है, सॉरी मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट सरकार उसमें ऐसा कोई नियम क्यों नहीं लगाई थी कि जितने % लिटरेसी रेट होगा प्रदेश का उतने % ही ये चीज़ हो। सरकार के ऊपर भी एक टारगेट होगा कि अगर नयनपाल रावत जी लगातार एक बात कह रहे हैं, देखिए उसके लिए एक स्ट्रक्चर अभी तैयार नहीं हुआ है, उसके बाद क्या चीज़ें रहेंगी वो अब समय बताएगा। रोहित रुंगटा जी, देखिए आप एक उद्योगपति हैं और लगातार ये बात उठ रही है 75% आरक्षण वाली, क्या लगता है आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बेरोजगारी बढ़ेगी? नहीं, मेरा ये मानना है कि हाँ, ये आज हमने सुबह भी ये पढ़ा, हमारी माननीय वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि ये 75% का जो एक अधिवेशन निकाला गया है, जिसको लॉ के रूप में ऑलरेडी पास कर दिया गया है हमारे राज्यपाल के द्वारा, तो ये 75% कहीं ना कहीं उद्योग जगत के लिए एक चिंता का विषय ज़रूर है। क्योंकि अगर हम ये एक लॉ के रूप में अगर हम इसको देखें तो ये एक बाउंडेशन हमारी इंडस्ट्री के लिए बन जाती है कि हमें उतने लॉ को फॉलो करना है। और इससे हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारी एक मदर यूनिट की और बड़ी इंडस्ट्री की स्टेट में लाने की बात चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये 75% लॉ उन इंडस्ट्रीज़ के लिए एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर बनेगा कि वो यहाँ पर आने से पहले ये सोचेंगे कि इस लॉ के द्वारा क्या हम हरियाणा स्टेट में अपनी इंडस्ट्री को चला पाएंगे या नहीं। मैं ये मान के चलता हूँ कि देखिए लॉ निकाला है तो बड़े बड़े इसमें एडवाइज़र्स रहे होंगे जिन्होंने इस लॉ के ऊपर में काफ़ी सोच विचार किया होगा।
तो सरकार को दोबारा उद्योग जगत से एक बार समझना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए कि इस लॉ के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और इसको थोड़ा और सुधार किया जा सकता है, तो उस पे सरकार को फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, ये एक देखना मेरा होगा कि अब एक लास्ट सरकार से मेरा और निवेदन रहेगा जी। सरकार की हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है। 2020 में सरकार ने HEEP पॉलिसी निकाली थी। देखिए, HEEP पॉलिसी में सरकार के दो सबसे बड़े इम्पॉर्टेंट जिस पे फोकस सरकार बार बार करती है जी। वो है इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिवनेस। जी। अब इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिवनेस कैसे आएगी हमारे हरियाणा सरकार में, हमारे हरियाणा प्रदेश में? आज 57% ऑफ हमारा जो उद्योग जगत है, या 57% ऑफ द हरियाणा का जो एक एरिया है, वो हमारे NCR रीजन में फॉल करता है। वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव विद द अदर इंडस्ट्रियल स्टेट्स। अगर हम बाकी इंडस्ट्रियल स्टेट्स की बात करें तो हम महाराष्ट्र स्टेट की बात करें, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो कर्नाटका में बेंगलोर हो, चाहे तमिलनाडु में चेन्नई हो। अगर हम हरियाणा को अगर हमें एक अच्छे स्तर पे ऊपर पहुंचाना है तो हमें इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिवनेस को एक कंपटीशन देने के लिए हमें अपने एटलीस्ट इन स्टेट्स के मुकाबले में जो भी हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी के एक चार्जेस हैं वो हमें इनके बराबर करना चाहिए, ताकि हम दूसरे स्टेट्स में अपने हरियाणा प्रदेश को ऊपर लेके जा सकें। बिल्कुल, देखिए नयनपाल रावत जी, कॉम्पिटिटिवनेस की लगातार बात हो रही है, उसके लिए आप लोगों की तरफ से किस तरह की रूपरेखा तैयार हो रही है आगामी समय की अगर हम बात करें? निश्चित तौर पर जिस प्रकार का माहौल, जैसे आप बिजली की बात कर रहे हैं, अगर अदर स्टेट में है, अगर हमारी जो बिजली के रेट हैं अगर उनसे ज़्यादा हैं, तो जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो बिजली का है, चाहे पानी का है, चाहे अन्य कोई चीज़ें हैं, उसको उसके बराबर करना चाहिए या उससे कम करने का भी अगर प्रावधान हो तो ज़्यादा बेटर है। और जहाँ तक 75% की बात हमारे रुंगटा जी कह रहे हैं, 25% का प्रावधान पहले ही से ही कंपनियों में था, और मैं समझता हूँ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्टों ने 50% तक 40%, जैसे मैं डी डेवलपमेंट में कहूँ तो काफ़ी सारे जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको रोज़गार दिया हुआ है। और मैं फिर दोबारा से कहता हूँ कि जो बच्चा लायक होगा, जो वर्कर काम करने के योग्य होगा, उसी से कंपनी चलेगी। कंपनी बंद करने का कोई प्रावधान नहीं है, नहीं सरकार चाहती है। और सरकार ने, मैं कह रहा हूँ कि जो कानून है वो सोच समझकर बनाया है, प्रदेश के युवाओं के बेरोजगारी को देखते हुए बनाया है। नौकरियों का लगातार सवाल उठ रहा है, और हमने देखा कि राज्यपाल ने भी अपने अभिभाषण में ये बात कही है कि 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को अगर हमने आकर्षित करना है तो फिर 5 लाख नौकरियों का सृजन करना होगा। वो होगा कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल। देखिए, वही है, उसके क्राइटेरिया तय किए जाएंगे कि कौन किस प्रकार का बच्चा किस पोस्ट के लिए लगाया जाएगा। उसमें अलग अलग पोस्टेज होंगी, तो वो फैक्ट्री जो मालिक है उनके साथ बैठ करके उसका प्रावधान जो बनेगा। और अभी मैं समझता हूँ कि ये अभी पाइपलाइन में ही है, क्योंकि अभी सब कुछ कानून बन गया है। उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो बाद में मेरे हिसाब से पॉलिसी बनेगी कि किस प्रकार से इसको लागू किया जाए, क्योंकि एक टेक्निकल बंदे की जगह का अगर नॉन टेक्निकल बंदा चला जाएगा तो फैक्ट्री में बहुत भारी नुकसान होने की संभावना रहती है। तो मैं समझता हूँ कि अभी सरकार ने कानून बनाया है, उसका किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करेंगे ये बाद में पता लगेगा। मेरा एक सवाल नयनपाल जी आपसे, हमारे विधायक साहब भी बैठे हैं, नरेंद्र गुप्ता जी, इसी पॉलिसी में एक हमारे पास काफ़ी सरकार का जो फोकस है वो है हमारे इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी पे। अब देखिए, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो आज हम जितने भी, एक फरीदाबाद एक ऑटो सेक्टर के नाम से जाना जाता है, कहीं पे ये हमने ये जो एक हमारा एक मैनचेस्टर था वो हमने कहीं पे खोया है, हम उसको पाने की कोशिश करेंगे। अब कोई भी ऑटो सेक्टर अगर हम बाहर की कंट्री के साथ अगर हम करते हैं, कोई भी बड़ी अगर हम कंपनी की बात करें, चाहे यहाँ पे हमारे भारत में चाहे टाटा मोटर्स हो, अशोक लेलैंड हो, जो बड़े बड़े उद्योग जगत के ऑटो सेक्टर के हैं, तो इन सब का यही कहना है कि जितने भी MSME यूनिट्स हैं उनको यहाँ पे अगर अच्छा बड़ा काम हमारे साथ करना है तो उनको बाहर की किसी कंट्री और बाहर की किसी कंपनी के साथ एक अच्छी टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में लेके आना है। मैं उल्टा समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो क्यों हम ऐसा नहीं करें कि बाहर की कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे भारत के साथ जॉइंट वेंचर करें, रादर कि हम बाहर की कंपनियों के पास जाएं और उनके जॉइंट वेंचर को लेके आएं। अब ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की जब हम बात करते हैं विधायक साहब, जब हम ये बात करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उद्योग जगत के लिए या MSME यूनिट्स के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि इट्स जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है MSME यूनिट्स को, तो एक इन्वेस्टमेंट लैंड रिफॉर्म्स के रूप में होती है
और दूसरी इन्वेस्टमेंट अच्छी एक टेक्नोलॉजी को भारत में लाने के लिए होती है। अब लैंड रिफॉर्म्स के लिए तो देखिए HSIDC लेके आ रहा है, लैंड दे रहा है। हमें अभी भी लगता है कि उद्योग जगत के लिए ये लैंड के स्तर अभी भी ज़्यादा महंगे हैं और इनको कम करना चाहिए। अगर वहाँ पे कहीं पे सरकार की बंदिशें और वो नहीं कर सकती है, तो हम ये चाह रहे हैं कि सरकार को एक सब्सिडी के रूप में और इंसेंटिव के रूप में, अगर हमें सपोज़ 15 करोड़ या 20 करोड़ या 50 करोड़ की टेक्नोलॉजी अगर हमें इंडिया में लेके आनी है, तो वो टेक्नोलॉजी सरकार हमें यहाँ पे सब्सिडी और इंसेंटिव के रूप में यहाँ पे हमें प्रदान करे, ताकि हम MSME जितने भी यहाँ पे यूनिट्स हैं वो एक अच्छी टेक्नोलॉजी को यहाँ पे लेके आएँ, इंडिया में लेके आएँ, और उस माध्यम से हम एक हरियाणा प्रदेश को ही नहीं बल्कि हम भारत देश को एक बाहर ऊंचाइयों पर पहुंचाने की ठीक है कोशिश। रोहित जी, हम उम्मीद यही करते हैं धन्यवाद। कि आपके इन तमाम सुझावों पर अमल किया जाए और आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस के, हम सब लोगों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हमारा बजट 12 मार्च को आए। आप सभी मेहमानों का इस सत्र में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सोनल, और सभी मेहमान अपनी बात रख चुके हैं। नैनपाल जी, मैं फिर से चाहूँगा आप मंच पर ही रहें और तब सभी मेहमान भी मंच पर रहें। बहुत जल्दी से मेरे सहयोगी, सबसे पहले रवि खत्री साहब, प्रेसिडेंट लघु उद्योग भारती फरीदाबाद, उनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाए नैनपाल जी के द्वारा। भाई तालियां बजा देंगे। मयंक गोयल साहब को भी स्मृति चिन्ह दिया जाए, MD हैं शार्प कोटिंग प्राइवेट लिमिटेड के। Partners Abhirashi, truly Indian, truly global. Perfect bread, a real bread with original taste. Sharp, leaders in industrial powder paints. Faridabad Chamber of Commerce and Industries, Juneja, we make steel perform better. Studs Accessories Limited, a cloud, rewrite the rules. Print partner, Aaj Samaj. Health partner, Sarvodaya Healthcare, Faridabad. Venue partner, Golden Galaxy Hotel and Resorts.